चलिए तो बात करेंगे एग्रीमीटर को लेकर के। और आज एग्रीमीटर पे हम जो है बात करने वाले हैं सोयाबीन को लेकर के। जी हाँ, सोयाबीन पे आपने 2 दिन पहले ही हमने जो है काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया था। एक बार फिर से यहाँ पर कुछ एक अपडेट्स आई हैं, उसके बारे में हम आपको बता दें। आज हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी और सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DN पाठक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। पहला सवाल सर आप दोनों से पहले पाठक साहब आपसे शुरू करना चाहेंगे। अब जब हम देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के काफ़ी सारी बातें चल रही हैं और US सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल के CEO ने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि अमेरिका के किसान भारत को नॉन GM सोया प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। ये इस जो इंटरव्यू आया है इससे आपको क्या सिग्नल मिल रहे हैं और क्या भारत में अमेरिका के सोया प्रोडक्ट जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, ये जो इवेंट जहां जिम सटर ने ये इंटरव्यू दिया है, मैं उसमें शामिल था श्रीलंका में। जी। और मेरी उनसे काफ़ी लंबी चौड़ी मुलाकात भी हुई थी। देखिए, अमेरिका और इंडिया के बीच में सोयाबीन को लेके ट्रेड डील की बात काफ़ी कई महीनों से चल रही है। इंडियन इंटरेस्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला इस पे होगा। नॉन अभी अपने यहाँ तो GM सोयाबीन का इंपोर्ट परमिटेड ही नहीं है, GM प्रोडक्ट्स का, ना सोयाबीन का ना सोयाबीन मील का। क्योंकि सोयाबीन के बारे में तो कोर्ट में केस है। मील नॉन GM परमिटेड नहीं है, GM परमिटेड है ऑलरेडी। GM परमिटेड नहीं है। तो अगर कोई ऐसी ट्रेड डील होती है, और क्योंकि हमारी अपनी उपज सिर्फ नॉन GM है, तो जब तक किसान को GM उगाने की अनुमति नहीं होगी तब तक GM सोयाबीन इंपोर्ट करना एक ऐसी विसंगति होगी जिसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। या तो किसान को भी GM सोयाबीन उगाने की परमिशन दी जाए, वो GM सीड इस्तेमाल करे, और उसके बाद अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, जो भी डिसीजन हो, फिर GM सोयाबीन हमको मंगाना है कि नहीं मंगाना है, उसके कॉमर्शियल एस्पेक्ट क्या है, उस पर ड्यूटी कितनी होनी चाहिए, इस सब पे एक बड़ा फैसला होगा, तब काम चलेगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोच रही है कि सोयाबीन अमेरिका से मंगाया जाए। ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है सर। अजय सर आपका क्या मानना है, ये जो बातचीत चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि सोया प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका से आएंगे भारत में? नमस्कार विपुल जी। नमस्कार। मुझे लगता है कि पाठक जी ने ऑलरेडी इसमें काफी अच्छे इनपुट दे दिए। उनसे ज्यादा अच्छा सोया कोई जान ही नहीं सकता, तो मेरा बोलना थोड़ा सा एक कम रहेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर हम देखें तो जिन से ग्लोबल मार्केट के अंदर जो सिग्नल्स है या फिर जो टैरिफ वॉर के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं, ये समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऑनगोइंग जो टॉक चल रही है वो काफी अर्ली स्टेज पे है, जैसे पाठक जी ने भी कहा था। बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसका जो यूज केस है इंडस्ट्री में कि कहाँ यूज होना चाहिए, इसकी क्लैरिटी थोड़ी बहुत मिलती है तो डेफिनेटली आ सकता है। बट आई थिंक टैरिफ वॉर की वजह से US, चाइना, इंडिया, ब्राजील, यहाँ के जो समीकरण है वो चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक सर। पाठक सर, चूंकि आप काफ़ी पैनी निगाह रखते हैं इस पूरे बाज़ार पर और मतलब काफ़ी लंबे समय से आप इस बाज़ार को देख रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर सोयाबीन अमेरिका का आता है तो उसके क्या मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बनते हुए दिखाई देंगे, क्या असर उसका पड़ेगा? दूसरा, होना भी चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? आपका रुख क्या है? देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब पहले देता हूँ। अमेरिकन सोयाबीन की जो उत्पादकता है अमेरिका में, यील्ड, वो करीब 3 टन है। हमारे यहाँ यील्ड जो है वो करीब 1 टन 1100 किलो है। जी। ऐसी दशा में अमेरिकन सोयाबीन के भाव हमारे यहाँ के सोयाबीन के भाव से हमेशा ही बहुत कम रहेंगे, रहने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो तीन तीन गुना उगाते हैं ज़्यादा। बिल्कुल। कॉमर्शियली अगर आप अमेरिका से सोयाबीन मंगाएंगे तो यहाँ का सोयाबीन अभी $525 करीब तो हमारी MSP है। अमेरिका का सोयाबीन $400 से कम है अभी। तो अगर 525 के अगेंस्ट $400 में सोयाबीन यहाँ आएगा तो क्या वो अपने किसान के लिए हितकर होगा कि नहीं होगा, ये एक सरकार को सोचना पड़ेगा। और आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कॉमर्शियल सेंस बनता है कि $400 का सोयाबीन मंगा के अपने किसान को दिया जाए, अपने ब्रांच को दिया जाए, फिर अपने यहाँ किसान सोयाबीन उगाने में थोड़ा परेशान होगा। एक काम जो हो सकता है, जो मुझे लगता है डुएबल है, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारा स्पेशलिटी सोयाबीन उगाते हैं वो लोग, जो कि खास पर्पज के लिए, खास काम के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हिंदुस्तान में शायद कुछ ऐसी वैरायटी अभी अवेलेबल नहीं है। अगर उस पर सरकार को ध्यान दे और यूसेक भी अगर उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करे
कि स्पेशलिटी सोयाबीन जिसका बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है, अगर वो अमेरिका भारत को भेजना चाहे और वो भी नॉन जीएम हो और वो भी कॉमर्शियली वायबल हो, तो एक ऐसी चीज़ है जिसपे कोई वार्तालाप शायद हो रहा है या हो सकता है। पर से एज इट इज अमेरिका से सोयाबीन इंपोर्ट करना, हालांकि मैं ऐसी बातें सुन चुका हूं कुछ लोगों से कि हमको सोयाबीन उगाने की जरूरत ही क्या है। अब मैं इस स्टेटमेंट से बहुत ही बुरी तरह असहमत हूं। हमारे 50-60 लाख टन किसान सोयाबीन उगाते हैं। ये कहना कि हमको सोयाबीन क्यों उगाना है, सब कुछ हम बाहर से मंगा लेंगे, ये बड़ा स्टेटमेंट बहुत ही खराब है, ठीक नहीं है। ऐसा सोचना भी गलत है मेरे हिसाब से। तो अपने किसानों का ध्यान में रखते हुए और हम कितनी जमीन हम सोयाबीन उगाने में लगा रहे हैं, कितने किसान लगे हुए, उस सबको देखते हुए ही सरकार को फैसला करना पड़ेगा। हमारा रुख सरकार के साथ हमेशा यही रहा है कि आप सोयाबीन का तेल मंगाइए ना अमेरिका से, हमको तेल की कमी है, आप तेल मंगाइए, फ्री में मंगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यूटी फ्री कर दीजिए, जैसा मर्जी होते कर दीजिए, उस पर कोई टीआरक्यू लगा दीजिए, क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, वो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी हम तेल मंगा ही रहे हैं। लेकिन तेल की जगह सोयाबीन मंगाएंगे तो हमारा किसान क्या उगाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है ये। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ही कुछ फैसला होना चाहिए। ठीक सर, बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया सर। और यहाँ पर अजय जी आपसे भी जानना चाहेंगे, अब ये जो बातचीत चल रही है ट्रेड डील को लेकर के, भारतीय किसानों का हित सुरक्षित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, आपको क्या लगता है? और फिर वही सवाल मेरा पाठक जी से भी होगा, लेकिन पहले अजय जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेफिनेटली जो कंसर्न है वो इंडियन फार्मर, और जैसे पाठक जी ने भी कहा कि फार्मर्स को जब मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा तो वो डेफिनेटली दूसरे क्रॉप पे जा सकते हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से डीजीजीएस के चलते मक्के में शिफ्ट हो रहा है, अगर ये चीज होता है तो इम्पैक्ट करेगा। तो पहला है, एंड मुझे लगता है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आना चाहिए। सेकेंडली, जो रेस्ट्रिक्टेड एंड यूज, अगर फार्मर सपोज यहाँ पे लगाता भी है या फिर हम इंपोर्ट भी होता है, तो उसका रेस्ट्रिक्टेड एंड यूज क्या यूज के लिए ले रहे हैं, हम पोल्ट्री के लिए ले रहे हैं, एक्वा कल्चर के लिए ले रहे हैं। फिर साथ में रहेगा इंपोर्ट कंट्रोल, कितनी क्वांटिटी, या हम बोल सकते हैं कि कितना माल मार्केट में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर डंप जैसी सिचुएशन बनेगी तो डेफिनेटली फार्मर यहाँ से फार्मर्स मतलब सोयाबीन से दूर भागते हुए दिखाई देंगे। सेकेंडली, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि ट्रेसेबिलिटी जो आज के डेट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक कुछ फैक्टर जिनसे हम इंपोर्ट या फिर अगर अलाउ होता भी है तो ये 4-5 चीजें हैं। एक तो क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी कितना लेना है, सेकेंडरी एंड यूज पता होना चाहिए, ट्रेसेबिलिटी रहनी चाहिए। ये सब चीज के ऊपर थोड़े से मेजर्स रखते हैं तो डेफिनेटली एक विन विन रहेगा। लेकिन डोमेस्टिक फार्मर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जी पाठक सर, आपको क्या लगता है, क्या कुछ बातचीत में होना चाहिए, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को किसानों के हित के लिए? हाँ, किसानों के लिए, भारत जो सोयाबीन किसानों के लिए जब बातचीत हो रही है ट्रेड डील को लेकर के, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगर ट्रेड डील के संदर्भ में किसानों के हित की बात करें जी। तो जो मैं पहले कह चुका हूं वही है कि किसानों को सबसे बड़े उनकी उपज उत्पादकता की समस्या है, उसको दूर किया जाए। पहले 1000 किलो की जगह अगर हम 2000 किलो सोयाबीन पर हेक्टेयर उगाएंगे तो बड़े शौक से कहीं से भी सोयाबीन आने दें, उससे कम्पीट करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि हमारे किसान के पास ट्रैक्टर बैलगाड़ी है और फरारी से वो भाग दौड़ के दिखाए, तो वो मुझे लगता नहीं कि वो सही बात है, कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। हम भी फरारी के करीब आ जाए, फिर दौड़ लगाएंगे साथ में। हमारा किसान जिस दिन 2 टन पर हेक्टेयर उगाने लगेगा, कोई समस्या नहीं हो किसान को कम्पीट करने में। कॉमर्शियली वायबल होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन 1 टन की उपज में अगर सोयाबीन बाहर से आएगा तो किसान कैसे कम्पीट करेगा, ये बड़ी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी समस्या किसान की, जो मैंने बोला पिछले 30 साल से बनी रही है, कि उत्पादकता क्यों नहीं बढ़ रही है। इसके पीछे इतनी सारी किताबें लिखी गई, इतने वर्कशॉप हो गए, हजारों की तादाद में रिसर्च पेपर बन गए, लेकिन एक्शन मिसिंग है। जब तक वो एक्शन नहीं होगा तब तक हम लोग ये किताबें बनाते रहेंगे, पॉलिसी बनाते रहेंगे, मिशन बनाते रहेंगे। एक्शन होना चाहिए। और वो मुझे लगता है कि जब तक हम लोग अपने साइलोज में काम करते रहेंगे, रिसर्च अलग काम करता है, सरकार अलग तरीके से काम करती है, इंडस्ट्री अपना अलग उनका राग है, यानी हर आदमी अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। सब लोग जब तक मिलके काम नहीं करेंगे उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तब तक किसान बेचारा देखता ही रहेगा कब मुझे भाव मिलेगा, कब मेरी उत्पादन बढ़ेगा। और हम लोग ये स्कीम्स बनाते रहेंगे
तो अभी काम की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है किसान की उत्पादन बढ़ाने के लिए। जब तक उस पर काम नहीं होगा तब तक ये बाहर से इंपोर्ट करना और सब कुछ कर लेते हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा। उत्पादन बढ़ जाए उसके बाद अमेरिका से मंगाइए, ब्राजील से मंगाइए, सारी दुनिया से सोयाबीन मंगाइए, कॉमर्शियली वायबल होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बिल्कुल सर। पाठक सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और सोयाबीन को लेकर के इतनी डिटेल में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर अब थोड़ी सी बात जो है इंसीडेक्स पर ट्रेड कर रहे ग्वार गम और ग्वार सीड पर बातचीत कर लेते हैं सर। अगर छोटी अवधि में अगर हम देखें तो ग्वार सीड और ग्वार गम को लेकर के अभी क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? देखिए, गवार गम में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगला 15-20 दिन काफी क्रुशियल है, बिकॉज कुछ एरियाज में हमने देखा कि फार्मर्स अगर बारिश नहीं होती है तो डेफिनेटली मूंग या गवार पे शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से एरिया बढ़ सकता है, बट इट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ, बिकॉज कल भी हमने महाराष्ट्र कर्नाटक यहाँ पे बरसात काफी अच्छी आती हुई देखी है। तो टाइमिंग जब तक 50 to 80 के ऊपर नहीं जाते, मुझे लगता है दायरे में रहेगा, थोड़ा दबाव रहेगा जो 5100 से लेकर 5280 के बीच में ही है। तो उसी को देखते हुए 5220 पे बेचिए, 5280 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5140 का टारगेट रहेगा। साथ में हमने देखा इंडो पाक का जो टेंशन था उसकी वजह से भी काफी ज्यादा ऑफलोडिंग हुई थी पिछले हफ्ते 15 दिन में, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पिछले 4-5-6 महीने से मार्केट 51-54 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दिया। तो टाइमिंग गवार मुझे लगता है एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए, इस बीच मनीष खोपकर जी की टिप्पणी आ रही है, कह रहे हैं कि किसानों की समस्या को लेकर के कह रहे हैं कि फर्टिलाइज़र की बड़ी समस्या है और यूएस यूके के फर्टिलाइज़र को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सबकी अपनी अपनी नाराज़गी है यहाँ पर। तो चलिए ठीक है सर, लेकिन अभी जो है अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे इस समय अगर कहीं ट्रेड करना हो तो कोई ट्रेडिंग कॉल एग्री कमोडिटीज़ पे क्या रहेगी आपकी? देखिए, एग्री के अंदर मुझे लगता है कि मानसून ऑनसेट है सामने, इस बार मानसून अच्छा भी है, तो टेम्पररी कुछ कमोडिटीज है जिनके स्विंग में जाने वाली, उसमें थोड़ा सा टेम्पररी दबाव मिल सकता है। जैसे कैस्टर है, कैस्टर में रिसेंटली हमने काफी अच्छी तेजी देखी, 6400 के ऊपर भी गए, पिछले साल क्रॉप साइज भी कम थी, बट प्राइजेस में एक दायरा बना हुआ है। तो अब मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है, जहां पे जून वायदे में आप 6380 पे बेच सकते हैं, 6420 का स्टॉप लॉस लगाइए। ज्यादा बड़ी गिरावट इसलिए नहीं कि क्रॉप साइज छोटी रहेगी इस बार, तो 6320 तक का टारगेट रहेगा। वही गवार में जैसे रिसेंटली हमने देखा कि स्विंग का समय नजदीक आ रहा है, अगर मानसून राजस्थान में थोड़ा कम रहता है तो फार्मर का रुझान गवार में और मूंग में ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ मार्केट स्ट्रगल कर रहा है कोई बड़ी न्यूज के लिए, जिसके लिए दायरे में है। यहाँ पे 5220 पे बेच के चलेंगे, 5280 का स्टॉप लॉस लगाएंगे जून वायदे में। डाउनसाइड है बट लिमिटेड है, जो 5140 तक का लेवल दिखा सकते हैं। लास्ट में अगर हम जीरे की बात करें, पिछले 3-4 दिनों में हमने जीरे में जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी, प्राइसेस फिर से 22,000 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ जून जुलाई के अंदर चाइना से क्या क्रॉप साइज रहेगी ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूएस और चाइना का जो ट्रेड डील हुआ है उसके बाद एग्री कमोडिटी के अंदर हलचल जरूर बढ़ी है, बट जीरे के अंदर डिपेंडेंसी रहेगी चाइना की क्रॉप को देखते हुए कि वेदर चाइना बाय करेगा या उसके पास सफिशिएंट माल है। उसी को देखते हुए गिरावट आई थी, बट अब कहीं ना कहीं बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 21,200 पे जून वाइजर लेके चलिए, 21,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 21,600 का एक टेम्पररी बाउंस मिलेगा। तो कुल मिला के जीरे में थोड़ा बहुत जंप दिखेगा, जबकि कैस्टर और गवार दोनों में एक टेम्पररी गिरावट आती हुई दिखाई देती है। ठीक सर, चलिए तो इन तीनों शेयर जो है कमोडिटीज़ पे नज़र रखिए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जीरा है और जून फ्यूचर खरीद के चलना है, 21,200 के आसपास खरीदे। यहाँ पर 200 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं 21,000 का, ऊपर की तरफ 400 रुपये ऊपर का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 21,600 के लक्ष्य के लिए जीरा जून फ्यूचर आपको खरीद करके जाना है। इसके अलावा बेच के क्या जाना है, कैस्टर सीड जून फ्यूचर बेचें आप, 6380 के आसपास बेचें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ आपको 6420 का दिया जा रहा है और नीचे यहाँ पर 60 रुपये नीचे जो है एक टारगेट दिया गया है 6320 का, 6320 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर जो है बेच के जाना है। ग्वार सीड भी बेच के चलिए, जून फ्यूचर बेच के जा रही है 5220 के आसपास और 5280 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा और नीचे की तरफ यहाँ पर 5140 तक के टारगेट जो है वो अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये 3 कमोडिटीज़ पे फिलहाल ध्यान रखिए। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम कमोडिटीज़ पे बातचीत करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? विपुल जी, आज हमने फ्यूचर्स के अंदर एनसीडीएक्स की 3 कमोडिटी की बात की है, तो मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की डेफिनेटली हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपको कहीं जाना था और भी बातचीत करनी थी, लेकिन आपको अपनी व्यस्तता है, फिर डिटेल में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।